नमस्कार, मैं संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हम आए हैं मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के एमएलए से खास बातचीत करने। सर आप गिरीश सोनी। सर आप सत्ता में कब से हैं? 2013 में पहली बार मैं दिसंबर में एमएलए बना था, जब आम आदमी पार्टी की पहली सरकार दिल्ली के अंदर बनी थी। तो एज ए मिनिस्टर मेरे को बनाया था केजरीवाल सरकार में। 49 डेज़ तक वो सरकार चली थी, उसके बाद वो इस्तीफ़ा दे दिया था। और उसके बाद दोबारा 2015 में इलेक्शन हुए थे, उसमें काफ़ी अच्छी मतों से आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में सत्ता में आई, जिसमें 70 में से 67 सीटें सर इसकी आई आम आदमी पार्टी की। तो तब से रेगुलर हम सत्ता में। सर आपकी सरकार को 7.5 साल हो चुके हैं, तो इन 7.5 सालों में आपके पास क्या-क्या चैलेंजेस आए और किस तरीके से आपने उस चैलेंजेस को पार किया? देखिए, जिस तरह से दूसरी सरकारें यहाँ रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, और कांग्रेस की सरकार जब जब रही है, एक यहाँ मादीपुर में एक हॉस्पिटल था जो 250 बेड का हॉस्पिटल था, वो बनना था, लेकिन वो कागज़ों में ही रहा, बना नहीं। उसका उद्घाटन भी 2-3 बार कांग्रेस कर चुकी थी, और लोगों को ये आश्वासन दिया जाता था जल्दी ये हॉस्पिटल बन जाएगा, और फिर वो वोट ले लेते थे। लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने अपने मुख्यमंत्री साहब से डिस्कस किया, इस बात को भेजा, तो उन्होंने ये माना कि हाँ भी ये हॉस्पिटल बनना चाहिए। लेकिन उसको थोड़ा वो समय इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि वो 250 बेड का हॉस्पिटल था। उसको दोबारा सभी एजेंसियों से दोबारा एनओसी लेनी थी, क्योंकि उसको बढ़ाकर हमने 652 बेड का कर दिया था। तो 652 बेड की जब फाइल चली, उसके बाद वो फाइल पास हुई। उसके बाद उसका 2020 में हमने उद्घाटन किया उस हॉस्पिटल का। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। पहले क्या हुआ करता था कि लोगों के पत्थर पहले लग जाते थे, अभी तक इसमें कोई पत्थर नहीं लगा है। जब तक ये चालू नहीं हो जाएगा तब तक पत्थर नहीं लगेगा। तो उसको जब बनने लगा, तो ये सरकार की नीयत दर्शाती है कि 342 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन हुआ था, लेकिन 279 करोड़ रुपए में इसका टेंडर गया। जो पैसा सेविंग बच गया, वो पैसा वापस इस पे लगा कर और इसको 980 बेड का हॉस्पिटल करा दिया गया आज, मतलब, और इसके बेड्स बढ़ा दिए गए हैं। तो एक तो ये चैलेंज था, इस विधानसभा में कोई हॉस्पिटल नहीं था। दूसरा, आपने दिल्ली सरकार का आपने देखा ही होगा किस तरह से काम किया स्कूलों के अंदर। स्कूल की कम से कम 4-6 बिल्डिंगें जितनी हैं सारी रेनोवेट कर दी गई हैं, नई बनी हैं, और उसमें जो हिस्सा पोर्शन था उसको बिल्कुल नया बनाया गया है। और जो स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को देखता नहीं था कोई, आज देखने गुजरात से बस आई, कहीं और से राज्यों से बस आती है, आप स्कूल दिखाइए। तो मैं जब उनको स्कूल दिखाने गया तो मुझे खुद हैरानी हुई कि मुझे भी नहीं पता था इतने अच्छे स्कूल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बिल्डिंगें बनाई है। स्कूल और बिल्डिंगों से स्कूल नहीं बनते, एजुकेशन से भी बनते हैं। जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा होना चाहिए, और वाकई बहुत अच्छा शिक्षा का स्तर है दिल्ली का। और ये इस बात को दर्शाता है क्योंकि जितने गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट आए हैं प्राइवेट से अच्छे हैं, इस बार भी प्राइवेट से अच्छे हैं। तो ये कहते हैं कि दोनों इस क्षेत्र में काम किया। साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने आपको हॉस्पिटल का तो जिक्र किया ही। यहाँ पे आपको पता है बहुत से मोहल्ला क्लिनिक बने हैं यहाँ, जिसमें मैं रेशो अगर उनसे पता करता हूँ, 150 से 180 पेशेंट डेली लाभ लेते हैं उसका। तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, एक मोहल्ला क्लिनिक में 150 से लेके और 180 तक जो पेशेंट आते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। तो हॉस्पिटल में भीड़ भी नहीं बढ़ती, और काफ़ी हद तक मतलब उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा जा रहा है। जनता काफ़ी सुखी है, उनको फ्री में दवाई मिलती है। और इस हॉस्पिटल की मैं बात बता दूं, जो हॉस्पिटल मेरे से वॉकिंग डिस्टेंस पे बन रहा है, आप उसका फ़ोटोग्राफ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसकी बिल्कुल यहीं सामने ही है। उसका नीचे की फिनिशिंग चालू हो चुकी है, लास्ट फ्लोर तक बन चुका है अब मात्र 2 साल के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी स्पीड से सरकार काम कर रही है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं बता दूं, अक्सर क्या होता था जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनते थे, तो चाहे सफदरजंग हो, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल हो, चाहे आपका राम मनोहर लोहिया हो, उसके आसपास केमिस्ट की दुकानें खुल जाती थी। आप वहाँ जाके ऑल इंडिया मेडिकल के जाके देखिए, सफदरजंग जाके देखिए, बेसमेंट में दुकानें खुली होंगी। वो दुकानें क्यों खुलती थी? क्योंकि वहाँ के डॉक्टर उनको दवाई लिखते थे और कहते थे हॉस्पिटल में नहीं है, वहाँ से जाके ले लें, और उनके साथ में उनकी सेटिंग होती थी, वो उनको कमीशन बेचते थे। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ दिल्ली सरकार, क्योंकि जिस तरह से मैंने दिल्ली सरकार को देखा है, स्वास्थ्य सेवाओं में चेंज करते हुए देखा है,
एक भी केमिस्ट्री दुकान खोलेगा तो पछताएगा वो, क्योंकि उसकी दवाई नहीं लिखेंगे, वो दवाई उन्होंने हॉस्पिटल से देनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार हर क्षेत्र में, आपने देखा होगा जो मेन मेन मूलभूत सुविधाएं क्या होती है, पानी, बिजली, उसमें भी आपने देखा होगा बिजली के अंदर कितना काम कर रही है सरकार। पहले दिल्ली में लगता था 2-2 घंटे बिजली नहीं आती थी। आज मैं गारंटी से दावे से कह सकता हूँ, अब कोई इन्वर्टर नहीं खरीदता। अब आपके घर में है इन्वर्टर, अब नहीं खरीदोगे तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिजली एक तो जाती नहीं है, 24 घंटे बिजली रहती है, साथ में बिजली के दाम नहीं बढ़ाएं, और दूसरा 200 यूनिट बिजली लोगों को, गरीब लोगों को फ्री दी है। पानी का है, 20,000 लीटर पानी फ्री है, पानी पे काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ 1 या 1.5 साल के अंदर ये आपके सामने आने वाला है। 24 घंटे पानी, आज कल के न्यूज़पेपर में भी आपने नवभारत में पढ़ा होगा, इस पर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, और 24 घंटे पानी दिल्ली में होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब पानी, बिजली, आपका स्वास्थ्य की सेवाएं, एजुकेशन में आप ले लो उसमें, और साथ में लेडीज़ों की बस यात्राएं फ्री कर दी हैं। आप डीटीसी बस में जाइए, आपका कोई टिकट आपका भी नहीं लगता होगा, कोई टिकट नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक जनता को राहत देने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि लेबर यहाँ टिक नहीं सकती थी, लेबर क्लास यहाँ से भाग जाता था, कहता था इतनी महंगाई है। आज वो यहाँ सरवाइव कर सकता है, बिजली पानी फ्री यूज कर सकता है, उसको पता है कि मैं बिजली पानी फ्री यूज करके, और मैं समझता हूँ 8 से 10 हज़ार लोगों के महीना बच रहे हैं लोगों के। तो ये उनकी, कहते हैं, पॉकेट पे भारी नहीं पड़ रहा है। तो सरकार ने इतना रिबेट दिया है लोगों को, और ये जारी रहा। सबसे बड़ी बात है, विरोधी लोग ये अक्सर ये कहा करते थे कितने दिन देंगे, देख लेंगे, और सरकार जब बनती गई उसके बाद फिर भी जारी रहा। तो आज उनके मुंह बंद है। इसी तर्ज पे पंजाब के अंदर सरकार बनी, पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री की गई है, और आप सब पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। मैं समझता हूँ इतने सालों में, इतने कम समय में जिस पार्टी ने तरक्की की है तो वो आम आदमी पार्टी है। सर, अभी तक आप देख, जितने सालों में आपने, मतलब 7.5 सालों में कितने मोहल्ला क्लिनिक खोले और कितनी जॉब्स प्रोवाइड करवाई उसमें? अच्छा देखिए, मोहल्ला क्लिनिक का जहाँ तक सवाल है, मेरे एरिया में 4 मोहल्ला क्लिनिक हैं, 1 पॉलीक्लिनिक है। लेकिन वो और भी ज़्यादा मैं 10 खुलवाना चाहता था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की गई। क्रिएट ये की गई क्योंकि हमारे पास जैसे लैंड नहीं है, और दिल्ली एक कंप्लीट गवर्नमेंट नहीं है, तो लैंड प्रोवाइड नहीं कराई गई, ना एमसीडी ने कराई हमारे को, ना डीडीए ने कराई। तो आप हमारे मोहल्ला क्लिनिक की आज देखोगे तो ऐसा लगेगा आपने कहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोल लिया। मजबूरी है हमारी, जल बोर्ड के ऑफिस में जहाँ टंकी लगी हुई वहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोलना पड़ा है, कहीं तो खोलते। तो ये एक तरह की भावना वाली सरकार ने जो काम किया है वो ठीक नहीं किया है। जब पब्लिक का काम था, जनता का काम था, उसमें ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। उसमें ये देखनी सरकार की नीयत क्या है, सरकार करना क्या चाहती है, उसको करने देना चाहिए, क्योंकि वो जनता के हित का काम है। आप जनता के हित के काम को रोकते हो तो जैसा रिजल्ट आपको जनता देगी वैसा दे भी रही है। सर, दिल्ली सरकार का जो बजट है, जो भी बजट आता है, उसमें आप कितने परसेंट एजुकेशन पे और कितने परसेंट हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं? दिल्ली सरकार का जो बजट आता है, दिल्ली सरकार खर्च करती है, वो प्रॉपर एमएलए कोई नहीं खर्चता। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी राज्य का आप उठा के देख लीजिए, 10%, 8%, 7%, 10%, 11%। पहली सरकार है दिल्ली की जिसने सीधा ही उसको 25% से ऊपर कर दिया। तो ये वो सरकार है दिल्ली। सर, अभी तक स्कूल्स आप लोगों ने कितने खुलवाए हैं? जैसे दिल्ली सरकार ने कमिटमेंट की थी कि स्कूल्स की ओपनिंग होगी, अभी आपने खुद बताया कि काफ़ी स्कूल आपने रेनोवेट करवाए हैं, उसके हिसाब से कितने स्कूल आपने न्यू ओपन करवाए हैं? देखिए, 2000 क्लासरूम बने हैं, वो कितने स्कूलों के बराबर हो गए आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे मैं अभी, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल, तो अगर वॉकिंग डिस्टेंस है, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर भी जाके स्कूल को देखना चाहें तो देख सकते हैं। उनमें अलग पोर्शन बनाए हैं, तो अलग रूम्स बने हैं, जिसमें मतलब 20,000 कमरे सरकार ने बनाए हैं। 12,000 कमरे तो आज से काफ़ी टाइम पहले तैयार हो गए थे, उसके बाद बाकी कमरों में कुछ रेनोवेशन का काम रह गया था, वो भी चल रहा था, लगभग वो भी पूरा हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने स्कूल खोल दिए। ऐसे ही इन स्कूलों में भी, हमारे जो क्षेत्र के स्कूल हैं उनमें भी
मतलब 1 2 3 4 4 5 स्कूलों के अंदर वो कमरे बन के तैयार हो चुके हैं और उसके फ्लोर भी काफ़ी बढ़ा दिए हैं और बहुत अच्छे कंडीशन में बनाए हैं वो, तो आप उसको देख सकते हैं ऐसे। किन मुद्दों के कारण जनता ने आपको चुना है? जैसे एमसीडी में भी आपकी सरकार आ गई और एमएलए भी पूरी दिल्ली में, मतलब दिल्ली सरकार है पूरी। किन मुद्दे, क्या-क्या मुद्दे थे आपके पास? देखिए 2020 के इलेक्शन पे आप नज़र डालिए। 2020 में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो आप मुद्दा अपने आप समझ जाएंगी, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने यही कहा था, अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। तो समझ जाओ किस पे वोट मिला है। अब जैसे एमसीडी की आपकी सरकार आई है, तो किस तरीके से आप अपने काउंसलर से काम करवाएँगे? क्या-क्या चेंजेस लेके आएँगे आप? मैं समझता हूँ कि जो हमारे काउंसलर हैं बेताब हैं काम करने के लिए। इससे बड़ी बात क्या होगी, अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है तब भी इलाके के अंदर इतना हड़कंप मचा हुआ है, इतनी सफाई चालू हो गई है, इतने फ्लोर पे काम करने वाले आने लगे हैं, क्योंकि एमसीडी सबसे करप्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट वही है, एमसीडी नाम है। तो उसमें क्या है कि जैसे यहाँ इलाके के अंदर 250 कर्मचारी अगर इस वार्ड में नियुक्त हैं तो उसमें से फ्लोर पे 60 70 80 से ज़्यादा नहीं आते, बाकी सब घर बैठे होते हैं और किसी को नहीं पता होता ये एमसीडी में काम करते हैं। उनके कुछ 5,000 7,000 काट के उनको तनख्वाह दे दी जाती है और उसको वो सारा सारा काउंसलर पे जाता है पैसा और कुछ डिपार्टमेंट के लोग खाते हैं उसमें से। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा करप्शन है। जब लोग काम ही नहीं करते, फर्जी आपने रखे हुए हैं, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे फर्जी रखे हुए हैं, फर्जी फर्जी काम करोगे। कितना लेंटर माफिया यहाँ काम करता है। आप यहाँ से आप बाहर निकल जाइए। अभी अभी तो खैर मैं कह नहीं सकता, थोड़ा बहुत सफाई शुरू होगी। बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई थी, मेरे ऑफिस के बाहर भी काफ़ी गंदगी थी। तो उस गंदगी में अगर आप, गंदगी कितनी पड़ी हुई है, कोई कर्मचारी नज़र नहीं आ रहा। आप कुछ मत कीजिए, गिनती की 100 या 200 ईंटें रख के एक बदरपुर का कट्टा डालिए, तुरंत एमसीडी वाला हाजिर। ये किसका है? तो ये क्या था, ये बहुत ज़्यादा अभी भी सामने देखिए, ये सामने अभी हम अभी आए हैं, कितना बड़ा इंक्रोचमेंट चल रहा है, मैं सामने ही दिखा देता हूँ। इंक्रोचमेंट चल रहा है, एमसीडी की आड़ में चल रहा था ये। एमसीडी उससे पैसे खा चुकी है, जो सरकारी ज़मीन उसको घेर रहे हैं, वो सरकारी ज़मीन को घेर रहे हैं, बिल्कुल मेरे ऑफिस के सामने। दिखा देता हूँ। जो आने वाले चुनाव है 2024 में, उसका आपका क्या एजेंडा है? कि आपके एमपी एक भी नहीं है, तो आगे की आपके क्या एजेंडा रहेगा जिससे एमपी आ सके आप लोगों को? देखिए ये सब चीज़ डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक में जिस तरह से पब्लिक कई बार काम को वोट देती है, कई बार पब्लिक इमोशनल हो जाती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम एक हिंदू राष्ट्र माने जाते हैं कि हम हिंदू हैं। तो कई बार भाव उधर भी चला जाता है, लेकिन वो भाव में मैं नहीं समझता कि बहुत लोग इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि भाई हमने राम मंदिर बना दिया। ठीक है जी, आपने राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर अच्छी चीज़ है, आप वहाँ जाके मतलब जो है दर्शन कर सकते हैं, एक तरह से आपको शांति मिल सकती है, लेकिन मंदिर रोजगार तो नहीं देगा। मंदिर रोजगार थोड़ा देगा। आप हम बात करेंगे रोजगार की तो ये करेंगे राम मंदिर की बात, हम करेंगे रोजगार की बात और देश की विकास की बात तो ये करेंगे पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है। अब उन्होंने नया मुद्दा उठा लिया, चीन से लड़ाई हो रही है। मतलब हमेशा पब्लिक का ध्यान भटकता रहे। आप यहाँ की लोकल समस्याएं, यहाँ आप जो यहाँ की इकनॉमी है कितनी गिरती जा रही है, आप उससे अनुमान लगा सकते हैं डॉलर का रेट क्या है। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले दिल्ली सरकार ने क्या काम किए हैं ऐसे? देखिए मैंने इससे पहले आपको गिना तो दिए, स्कूलों की हालत ये थी। बीजेपी का भी गिना देता हूँ अभी। जब बीजेपी की सरकार यहाँ थी तो उन्होंने एक स्कूल अलाट कराया यहाँ पे सेवियर के नाम से, पश्चिम बंगाल, बहुत बड़ी लैंड अलाट की। अच्छा, मैंने भी अपने बच्चे उसी में पढ़ाए हैं, छोटे फर्स्ट में वहीं मैंने उसका उनका एडमिशन कराया। एक बार मेरे को बहुत कोई ज़रूरत पड़ गई तो मैंने कहा देखता हूँ कि मैं किसी ऑनर जाके मिलता हूँ, इनके ऑनर कौन है। मेरे को पता लगा ऑनर कौन है, वो थे मदन लाल खुराना की बेटी का स्कूल था, जो पहले यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। तो इस तरह से अपने नाम पे अलॉट करा के अपना स्कूल खोल लेना, ये कर लेना। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, उसने कभी ये नहीं सोचा
कि मतलब ये क्योंकि उनके ज़्यादातर जितने भी आपने देखा कांग्रेस वालों के इनके प्राइवेट स्कूल होते थे, तो गवर्नमेंट स्कूलों को ठीक क्यों करेंगे? वो कहते हैं गवर्नमेंट ठीक कर देंगे। तो अभी दिल्ली का रिकॉर्ड ये कह रहा है 5 लाख बच्चों से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट में डाल दिए लोगों ने, ये रिकॉर्ड कह रहा है। आप ऑन रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, आप RTA डाल के निकलवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आने वाले चुनावों के लिए जनता के लिए कोई मैसेज है आपका सर? बस यही कहेंगे कि विकास के नाम पर वोट दीजिए, धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए। और कभी भी क्योंकि मेन आपका देश का विकास है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मत कीजिए। कभी ऐसी चीज़ों के नाम पर धर्म तो मैं समझता हूँ राजनीति से जुड़ा ही नहीं होना चाहिए। धर्म राजनीति से अलग होना चाहिए, धर्म अलग है। जब आप क्षेत्र के अंदर रहते हैं, क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, आप किसी भी जाति किसी के धर्म के भी हो सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद आप एक प्रतिनिधि होते हैं उस क्षेत्र के। इसका मतलब आपने सभी के करने, ये थोड़ा कि मैं टटोल के भी मैं हिंदुओं का काम करूँगा, मुसलमान के नहीं करूँगा, ईसाई के नहीं करूँगा, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब राजनीति में यही संदेश जाना चाहिए, अगर मैं इस क्षेत्र में जीता हूँ तो मेरे को सभी का काम का फर्ज मेरा बनता है, ठीक है ना। तो और किसी पर्टिकुलर ये नहीं है जाति के, धर्म के, समूह के, या मतलब जो है किसी, मैं कहूँ जी मैं इस जाति से आता हूँ तो इसी जाति के लोगों का काम करता रहूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो आपको इलाके के लोगों ने चुना है, इलाके के लोगों ने जब प्रतिनिधि चुना है तो प्रतिनिधि का फ़र्ज़ ये बनता है कि फर्स्ट मेरा काम है और मैंने सभी के लिए करना है। सर जनता के किस टाइम के लिए, मतलब अपने कार्यालय में आप कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं कि जनता की हेल्प के लिए? कार्यालय यहाँ 10 बजे खुलता है और आप शाम को 5 या 6 बजे बंद होता है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए।